दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है जो 26 मई को एग्ज़ाम है। ठीक है, उसी के विषय में हम वीडियो बना रहे हैं कि आपकी क्या रणनीति होना चाहिए था और फॉर्म भरने में क्या सावधानी रखनी चाहिए थी, तो उस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है। देखिए, लास्ट डेट एप्लीकेशन 5/3/2024 तक फॉर्म भरने का डेट है। सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या कि नहीं हैं, उसको आप पढ़ लें। तो देखिए, सामान्यतः क्या होता है, नोटिफिकेशन लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए था। कुछ पेज तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए था कि आखिर क्या दिया नोटिफिकेशन इस बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यूपीएससी ने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। आप पहले OTR कर लेंगे और OTR आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते होंगे OTR के बारे में। OTR हाउ टू अप्लाई में OTR, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें दिया है अगर OT फॉर्म भरने में आपसे कोई गलत हो जाता है, कुछ गलतियां अगर आपसे हो जाती है, तो उसके सुधार के लिए अभी दे दिया है कि आप कब सुधार करेंगे। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ OTR फाइल, उसका मोड क्या होगा। तो इन द केस कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज हिज एंड हर OTR प्रोफाइल, लेकिन अगर कुछ गलती हो गया तो आप चेंज करवा लेंगे। इसलिए आप चेंज करवा लेंगे, क्यों? क्योंकि OTR है ये, अगर एक बार आपका गलत हो गया ना, तो फिर वो हमेशा यूपीएससी के वेबसाइट पर वो गलत ही रहेगा। इसलिए आप इसे चेंज करा लेंगे, ठीक है। नहीं कराएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। द चेंज इन OTR प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, ऑफ हिज हर फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। ठीक है, कि जिस दिन यूपीएससी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उसके एक सप्ताह तक आप अपने OTR में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 6/3 से 12/3 तक आप अपने OTR में चेंजिंग कर सकते हैं, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। आगे थोड़ा सा और चेंजिंग दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ आप जो लगाते हैं, फोटोग्राफ के बारे में एक तो दिया है, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल वन फोटो ID कार्ड, जिसमें आधार कार्ड कुछ भी आप दे सकते हैं। और जो दूसरा इसमें लगाया हुआ है, अब देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर के लिए दिया हुआ है कि यदि आप एग्जाम देते हैं और किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, तो 7 days तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। 7 days फिक्स फॉर द कैंडिडेट मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आस्क इन द पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये लिखा हुआ है, द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस टाइम 7 days फॉर ए वीक फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट। तो एग्जामिनेशन डेट के जो नेक्स्ट डेट से होगा, यानी 26 मई को एग्जाम है, तो 27 मई से आप 1 वीक तक कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट है, आप यूपीएससी के वेबसाइट पे, ये वेबसाइट दिया हुआ है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, आप इस पे जाके कर सकते हैं, अपना कंसर्न जाहिर कर सकते हैं। विंडो 7 days के बाद ये फिर ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है फैसिलिटी काउंटर गाइडेड, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल फोन्स बैन, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या क्या ले जाना बैन है, आप क्या नहीं ले जा सकते हैं। अब जो मेन है यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द अपलोडिंग द फोटोग्राफ फाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि फोटोग्राफ क्या कैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मोर देन 10 days ओल्ड, 10 दिन से अधिक पुराना फोटोग्राफ नहीं चाहिए। ये जरूरी है कि द फोटोग्राफ्स अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। किसी एप्लीकेशन प्रोसेस 14/15, अगर हम 15 मान लें, 15 से स्टार्ट हुआ है, तो आपको इसी मंथ का होना चाहिए था, 5 तारीख के बाद का, 5 फरवरी के बाद का, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए था एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच फोटोग्राफ वाज टेकन आर साइक्लिंग मेंशन इन द फोटोग्राफ, कि आपके फोटोग्राफ पर जो है डेट और नाम दोनों मेंशन होना चाहिए।
अगर आपके फोटोग्राफ पर डेट और नाम मेंशन नहीं है तो आपके फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मुख्य बात था मुझे बताने का, तो हम बता दिए हैं। आगे देखते हैं कितने पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट दिए हुए हैं। एग्जाम अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये सब हो गया। फिर हमारा ये सारा पोस्ट का नाम हमारा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सारे पोस्टेज हैं। किसके लिए क्या रिजर्वेशन है वो सब इसमें दिया हुआ है। 1056 पोस्ट शायद इस बार दिया हुआ है, कहीं पे लिखा नहीं, लिखा तो होना चाहिए था, कहीं तो हमने देखा था ऊपर में ही लिखा होगा कि 1056 पोस्ट 1056, इतने पोस्ट आए हुए हैं इस बार। आइए देखते हैं। प्रोविजनल ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म, चलिए इसमें नहीं लग रहा है, नीचे कहीं लिखा होगा ना, मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन 1056 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। अब सवाल यह है कि हम तो सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और क्या सावधानी नहीं बरतनी है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं हम बताने वाले कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी, जो आपके पास 26 मई को एग्ज़ाम है, तो 26 मई के को एग्ज़ाम के लिए आप क्या तैयारी करेंगे, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, तो हम उस पर थोड़ा बात करते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए था। ये थोड़ा सा स्क्रीन को ले लेते हैं हम, ठीक, नोट ये। अब देखिए जो 26 मई को एग्ज़ाम दिया है, 26 मई को यूपीएससी एग्ज़ाम लेगी प्रीलिम्स की, आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए था, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए था, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आज हो गया, अगर हम 15 फैब ले लें और 26 मई, ठीक है, तो आपके पास बचता है मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीना। तो उधर हम 25 डेज लेते हैं और इधर हमारा चूँकि ये फरवरी कितने दिन का होगा ज़रा बताएंगे, 29 दिन का, तो इधर हम 10 दिन लेते हैं। और देखिए कुछ टोटल डेज जो हुआ, अगर हम लेते हैं मार्च 31, अप्रैल 30, मई 25, और इधर अगर हम लेते हैं कितना 15 हो गया, तो 13 दिन लेते हैं क्योंकि आज बीत गया है। तो 30 60, 20 80, 10 90 और 4 94, सॉरी हाँ ठीक है, 30 60, 20 80 और 10 90 और 5 3 8 1 9, अच्छा 99 डेज होता है, ठीक है, 99 डेज अगर सही जोड़े हैं तो, जोड़े सही हैं, 5 3 8 1 9 2 1 3, हाँ ठीक है 99। अब देखिए इस 99 में आप 9 डेज को निकाल दीजिए, शायद 9 को भी ज़्यादा निकाल दीजिए आप, 90 डेज या इससे भी कम रखें। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं बीच में होली आ रही है, बीच में काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, आप वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और हो सकता है आपका तबीयत ख़राब हो गया हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, संडे आ गया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आती है तैयारी के दौरान, तो आप इसको ध्यान रखें। इसलिए हम टोटल लेते हैं कितना, हमारा हो गया 90 डेज। 90 डेज, इस 90 डेज में अगर हम बात करें कितने पेपर हमारे पास हैं, अगर हम मेजर सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, मेजर सब्जेक्ट ठीक है, तो पहला आप ले लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है, उसको थोड़ा ऊपर लिखने दीजिए, नहीं तो फिर हमारे पास स्पेस थोड़ा कम बचेगा, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम बचेगा। तो हम लेते हैं क्या 90 डेज टू सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट करना चाहिए था। पहला अगर हम लेते हैं हिस्ट्री, दूसरा ले लेते हैं हम पॉलिटी, जहाँ से मेजर सवाल पूछा जाता है पॉलिटी, तीसरा की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी, चौथा की बात करें तो इन्वायरमेंट, पांचवा की बात करें तो साइंस एंड टेक, ठीक है, और छठे की हम बात करें तो करंट। मेजर हम कम से कम इतना में इसको बांट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट अगर हम बात करें, एक आर्ट एंड कल्चर जहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एनिसेंट भी है और मेडिवल भी है, तो मेडिवल एनिसेंट से तो अपेक्षाकृत थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन आता है। अब देखिए 90 दिन और हम 6 लेते हैं, तो 15 छा के 90, सी सेट 15 डेज बचा आपको एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, 15 डेज। और 15 डेज में अगर आप बात करें आर्ट एंड कल्चर पे और मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 15 दिन उसके लिए होता है, तो वहाँ पे कितना हो गया 3, मतलब एक सप्ताह आपके पास टाइम बचता है
किसी एक सब्जेक्ट के लिए। आर्ट एंड कल्चर 1 सप्ताह और मॉडर्न इंडिया 1 सप्ताह से भी कम, अगर एनिशिएंट को आप जोड़ेंगे तो। फिर आप पॉलिटी देख लीजिए, पॉलिटी में आपको पूरी की पूरी इतनी आर्टिकल याद करनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी कुछ कुछ मेन आर्टिकल तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर इतने सारे प्रोविजंस हैं, अनुसूचियाँ हैं, ये याद रखना पड़ेगा। तो अब सोचिए किस फास्ट गति से आपको तैयार करना पड़ेगा। और एक चीज़, हम तो इकोनॉमिक्स तो लिखा ही नहीं यार, सॉरी 7वां 7th इकोनॉमी, जिसका कि बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। अब अगर हम देखें तो 7 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और बरसत 84, तो 12 दिन ही आता है। अच्छा 13 सत 91 होता है, लेकिन बरसत 84, 12 गुना 7 अगर हम करें तो देखिए 12 गुने 7 मतलब 84 डेज। और वंस तो समझिए 12 दिन में आपको एक सब्जेक्ट पे कमांड और कंट्रोल होना चाहिए था, यदि आप अपना पीटी में रिजल्ट चाहते हैं तो। अब आप कहेंगे कि 12 दिन में आपको 100% किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% यूपीएससी का क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप करेंगे क्या, लेकिन एक सब्जेक्ट पे आप बेहतर कमांड बनाएंगे, ताकि कम से कम 50 से 60%, 50% सवाल तो आप सॉल्व कर ही पाएँ। लेकिन देखिए कभी कभी होता है क्या, सपोज कीजिए आप हर सब्जेक्ट पे बराबर पकड़ नहीं बना सकते हैं, कुछ में थोड़ा ज़्यादा होगा आपका और किसी में थोड़ा सा कम होगा। तो आप फिर करेंगे क्या, आपके पास ये विकल्प होता है कि कुछ सब्जेक्ट पे आप बेहतर पकड़ बनाएं, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और जिसको पढ़ने में आपकी रुचि होगी, उसमें थोड़ा अच्छा पकड़ बनाएं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पे पकड़ बनाते हैं तो इन्वायरमेंट पे आपका पकड़ बन जाता है, ठीक है, और यहीं पे मैपिंग पे आपका पकड़ बन जाता है, जहाँ से कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिटी पे आप पकड़ बनाइए, पॉलिटी पे, ये पॉलिटी हमेशा चर्चा में रहता है, आप पढ़ते भी हैं और ये बहुत कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप यहाँ पे पकड़ बना सकते हैं। हिस्ट्री का अगर आपका ऑप्शनल है तो आप हिस्ट्री पकड़ बनाएं। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, नया चीज़ पढ़ने का कोशिश थोड़ा कम करें। जब आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, मिनिमम आदमी 2 साल पहले तैयारी कर रहा होता है, 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो हर सब्जेक्ट से आप एक बार जरूर गुजरे होंगे, एक बार 2 बार हर सब्जेक्ट से आप गुजरे होंगे। तो और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगातार देखते रहिए, प्रीवियस ईयर PYQ जिसे हम कहते हैं, PYQ, कि क्वेश्चन पूछने का दायरा क्या है, इसका एरिया क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांशतः, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और आप कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद बेटर होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कुछ सेलेक्टिव चीज़ को ही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, और उसी सेलेक्टिव चीज़ को आप बार बार रिवीजन करें। और यूपीएससी के कुछ ग्रे एरिया होते हैं, उस ग्रे एरिया को आप पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, ग्रे एरिया का पकड़ने का प्रयास करें, इसलिए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है अधिकांशतः तो फिर आप उसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आप थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि स्टार्टिंग में ही आपको, कि आप देख के आपको लगेगा कि अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि यार कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, हमने इतनी सारी बुक पढ़ी है, हमने इतना सारा बुक पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये मेरी नज़र के सामने तो आया ही होगा। तो चल ठीक, अभी याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हो सकता है बाद में याद आ जाए। और अगर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में यदि आप प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्रेशर को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर आप गलतियां करेंगे और उस गलतियां से पता चलेगा कि आपका चांस आपके हाथ से निकल गया। तो यूपीएससी का तो यही होता है ना, प्रेशर हैंडल करना। हाँ, लेकिन हिंदी माध्यम वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी हिंदी माध्यम से ही हूँ, कि थोड़ी चुनौती आपके लिए तो है भाई, क्योंकि यूपीएससी के जो ट्रांसलेशन होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो ट्रांसलेशन बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं, कभी कभी तो कुछ ट्रांसलेशन गलत भी हो जाता है। तो अगर आप, और कुछ लोग देखिए तर्क देते हैं कि आप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपको दोनों में पढ़ना चाहिए। तो हम आपको डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं, आपको मेहनत थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, बस यही बात। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इंग्लिश माध्यम की अपेक्षा आपको मेहनत थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। क्यों, क्वेश्चन जो जीएस है, सीसेट हमारा क्वालिफाइंग है, 100 क्वेश्चन आता है कन्फर्म, ठीक है, और इसके लिए 120 मिनट, 2 आवर्स
अलॉट होते हैं एग्जाम के लिए। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप 20 क्वेश्चन का भी इंग्लिश देखने गए, ऐसे कहा जाता है कि यार इंग्लिश देखने में कितना टाइम लगता है, अगर आप एक क्वेश्चन का टाइम देखने में आपको 5 सेकेंड भी लगा, हम ज़्यादा नहीं 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 5 सेकेंड भी लगा, तो 20 क्वेश्चन को देखने में आपको 100 सेकेंड, मिनिमम 100 सेकेंड, मान लीजिए 2 मिनट, ठीक है। अगर आपका 2 ही मिनट एक्स्ट्रा समय लगा हिंदी को देखने में, तो इंग्लिश माध्यम का जो लड़का है, ये 2 मिनट तो उसको एक्स्ट्रा मिल गया ना यार, कि नहीं मिला? इस 2 मिनट में तो वो एक क्वेश्चन ही सही हम नहीं कर दो, 1 से 2 क्वेश्चन ही सही वो आपसे अधिक बना लेगा। और अगर 1 से 2 क्वेश्चन ही वो आपसे अधिक बना लिया, तो 2 क्वेश्चन का मतलब होता है कितना? 4 नंबर। 4 नंबर पर तो यार 4 लाख लड़का बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी है, मेहनत थोड़ा आपको अधिक करना है। शब्द से वर्ड जो हिंदी माध्यम के लिए दिए जाते हैं, जो वर्ड हिंदी माध्यम के लिए दिए जाते हैं वर्ड्स, उससे आपको डरना नहीं है, उसका आपको सामना करना है। अगर आप डरेंगे तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे हम जो बताना चाह रहे हैं, और कोशिश करें आप ग्रुप डिस्कशन करने का, चीज़ों को रिवीजन करने का, ठीक है, चीज़ों को रिवीजन करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आप देख लीजिए दोबारा फिर से, और इसी रणनीति से आप तैयार करेंगे। आप किसी और का रणनीति नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास में कभी भी 2 कहानियाँ सेम नहीं होती है यार। अगर 2 कहानी सेम हो जाएगी तो फिर वो 2 कहानी नहीं रहेगी। आप किसी टॉपर को सुन के उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हो, मत करो। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, आपकी क्या मजबूती है, आप कहाँ पे स्ट्रांग हैं, आप उसको एक्सप्लोर करो। जो टॉपर है उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट कुछ और हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट कुछ और हो सकती है। तो आप अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को आइडेंटिफाई करें और आप उस पर काम करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और विशेष करके तो हिंदी माध्यम वालों के लिए, हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत चुनौती है यार। आपको उस चुनौती से निपटना है, तो आपको खुद के स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा और फिर उसे मूर्त रूप देना पड़ेगा। इसका दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे, किस किस सब्जेक्ट को आपको फोकस करना, आपको फोकस कैसे करना चाहिए था, उन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।